नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और बैलेंस शीट कहां से लिया गया है, बैलेंस शीट के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है और बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यानी नए वाले कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और यह कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है, इसको आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। और बहुत ही आराम से इसके फॉर्मेट को हम लोग बनाने का तरीका भी सीखेंगे। इसमें जो भी फिगर्स होंगे उनका हम लोग डिटेल्स में अलग अलग वीडियोस में एनालिसिस कर लेंगे और समझ लेंगे कि उनके बारे में कौन कौन सी बातें कही गई हैं कंपनीज एक्ट में और उनका असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब कभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और फॉर्मेट कैसे होता है इसका। मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कभी भी कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? कंपनीज एक्ट 2013 यानी 2013 को फॉलो करती है। और कंपनीज एक्ट में जो भी शेड्यूल्स होते हैं उसमें शेड्यूल का नाम है 3। एक शेड्यूल है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 में ही बताया गया है किस तरीके से कंपनी को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कल समझा था कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो प्रमुख रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें दो बातें आती हैं। पहला आता है बैलेंस शीट और दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट को हम लोगों ने समझा था कि वह पार्ट 1 में आता है और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे किसकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आता है। यानी पार्ट 2 में बताया गया है किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएगी और उसमें सारे के सारे फिगर्स को ऐड ऑन करेगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पार्ट 2 यानी कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 पार्ट 2 बताता है कि कंपनीज एक्ट में किस तरीके से सारे के सारे कंपनियां क्या करेंगी, अपनी अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगी कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए। यहाँ पर फॉर्मेट है तो लिखा गया है कि फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये किसका फॉर्मेट है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको समझना है। नेम ऑफ द कंपनी यानी किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है। यहाँ पर आप लोग XYZ कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर को, जो ईयर एंडेड डेट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारे पास जो ये फॉर्मेट है इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जहाँ पे हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ होता है और जो हमारे कॉलम और रो होते हैं इस तरीके से होते हैं। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी यहाँ पे करेंट ईयर की बात की जाती है। और आगे है कि फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बात की जाती है। अगर एग्जाम में कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट आ जाए या उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है कि फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, आपको ये लिख के चलना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है हमारे पास इस तरीके का। आगे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कंपनी जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी स्टेटमेंट बनाया जाता है, दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसका स्टेटमेंट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस का, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हो गया कंपनी का,
इसका स्टेटमेंट होता है। इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का इनकम कितना हो रहा है। इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं और जानते हैं आगे चल के किस तरीके से फॉर्मेट में दिया गया है। पहला यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे भी कॉलम बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, नंबरिंग दी गई है सबकी। तो आप लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, मैं आपको समझाते चलूंगा। यहाँ पे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा जो भी सेलिंग परचेजिंग की जा रही है, उससे जितनी भी रेवेन्यू हो रही है, उन सारे के सारे रेवेन्यू को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और कंपनी ने जितना पैसा कमाया हुआ है और कंपनी ने जितने भी और ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, विशेष रूप से जो कंपनी के जनरल बिजनेस टाइम से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे पहला हमारा ये आता है, यहाँ पर हमको दोनों का अमाउंट मिल जाता है देखने को। अगला है सेकंड, दूसरा वाला, अदर इनकम, यानी कंपनी के डेली बेसिस पर जो कार्य किए जा रहे हैं। यानी मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो ब्रेड बनाती है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी को जो ब्रेड बना करके बेचने से पैसा प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। लेकिन इसके साथ साथ अगर कंपनी को उसके अलावा भी और कोई बेनिफिट हो जाता है और कोई इनकम मिल जाता है, जैसे कंपनी को कमीशन वगैरह मिल जाता है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अदर इनकम में। इसमें भी बहुत सारे फिगर्स हैं, उनको हम लोग अलग से, मैंने बताया ना आपको, मैं डिटेल में समझा दूंगा, तो हम उसको वहाँ पे समझेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मेट को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मैं पूरा का पूरा बताते चलूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा है अदर इनकम, जो यहाँ पे हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में भी मिल जाता है देखने को। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये थर्ड होगा। थर्ड में इन दोनों को जोड़ा जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड में लिखा गया है टोटल रेवेन्यू, यानी 1 + 2, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया गया है। किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को और अदर इनकम को, दोनों के दोनों इनकम को, सारे के सारे पैसे जो कंपनी को रिसीव हो रहे हैं इनकम के फॉर्म में, जो रेवेन्यू कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पूरा का पूरा पैसा जोड़ दिया जा रहा है, कंपनी को कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड में हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। यहाँ पे करंट ईयर का फिगर और ये प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ में सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं कंपनी के। कंपनी ने जितने जितने खर्चे किए हुए हैं, वे सारे के सारे खर्चे कंपनी के पास जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें फोर्थ कॉलम में आ जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस की बात की गई है। एक्सपेंस में कुल मिलाकर के 8 तरह के एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उनको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी मटेरियल कंज्यूम करने का जो कॉस्ट आता है उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और आपको पहले ही बताया गया है कि कॉस्ट क्या होता है, कंपनी का एक तरह का एक्सपेंस होता है। अगला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी यहाँ पर रखा जाता है कि जो भी स्टॉक इन ट्रेड में परचेज कंपनी का है उसको यहाँ पे समझा जाता है। थर्ड है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कोई भी इन्वेंट्रीज और फिनिश्ड गुड्स में चेंजेस की बात की जाती है, उसको यहाँ पर समझा जाता है थर्ड एक्सपेंस में। वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, कंपनी के पास अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा और स्टॉक इन ट्रेड भी होगा। इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो उस पर कंपनी ने क्या किया हुआ, कितने खर्चे किए हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं कंपनी को, यहाँ पर रखा जाता है। आगे हम चलते हैं तो आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, कंपनी ने कितने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनकी बेनिफिट के लिए, पेंशन देना, उसके बाद से बोनस देना, तो ये सारे के सारे खर्चे कंपनी को करने पड़ते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है यहाँ पर कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं उनमें। अगला है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट को भी यहाँ पर एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को फिक्स्ड एसेट पर, अगर वह टेंजिबल एसेट्स है
तो उस पर डेप्रिसिएशन, और अगर वह इंटेंजिबल एसेट्स है तो उस पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी यहाँ पर खर्चों में शामिल किया जाता है, यानी एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है अगर कोई भी कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस आता है तो। और अंतिम यहाँ पे एक्सपेंस आता है अदर एक्सपेंस की बात की जाती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन सभी के अलावा और जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, कंपनी के खर्चे होते हैं, उन सारे के सारे खर्चों को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है और ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे एक्सपेंस करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस को यहाँ पर लिख दिया गया फोर्थ कॉलम में जो एक्सपेंस का है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस तरीके से ही आपको फॉर्मेट बना के चलना है एग्जाम में, और तभी आपको अच्छा एग्जाम में नंबर मिल पाएगा। आगे हम देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारे पास और भी बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं। अगला आता है टोटल एक्सपेंस। ये जितने के जितने एक्सपेंस हैं, इन सारे के सारे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। यहाँ पर सबका टोटल हो जाता है, तो यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंस टोटल हो जाते हैं। अब हमारा पांचवा आता है 5। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा प्रॉफिट आएगा जिसमें से एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स के पैसे माइनस नहीं किए गए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वही यहाँ पर आपको पांचवें में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरे में से चौथे को माइनस कर दिया गया है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल एक्सपेंस जो चौथा है, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, तो कंपनी के पास आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। कंपनी के पास ये बातें आ जाती हैं, ये फिगर आ जाता है, चाहे वो क्या हो, करंट ईयर का हो या फिर प्रीवियस ईयर का हो। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या होता है, पहले एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और फिर टैक्स को माइनस किया जाता है। फिर कंपनी के पास इन सब से निचोड़ में एक नया प्रॉफिट आता है, उसको हम लोग समझते हैं धीरे धीरे, और हम लोग लास्ट तक कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ पे छठवां है एक्सेप्शनल आइटम्स। कंपनी के पास जितने के जितने एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, उन सारे के सारे एक्सेप्शनल आइटम्स को यहाँ पे जोड़ करके ऐड करके लिखा जाता है। यहाँ पर छठवें वाले में आपको देखने को मिलेगा। अब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, और यहाँ पे टैक्स की बात की जाती है, वे सारे की सारी बातें क्या होती हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग वीडियो में समझ लेंगे। वहाँ पे आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। धीरे से आप लोग थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे दिया गया है 8वें में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यहाँ पे क्या किया गया, एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल दिया गया बाहर। यानी अब जो कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स ही इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस कर दिया गया है। कहाँ माइनस किया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है 5 - 6। और 5 - 6 क्या है, कंपनी के पास यहाँ पे जो प्रॉफिट आया था कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, तो इस पैसे में से क्या किया गया है, एक्सेप्शनल आइटम को माइनस कर दिया गया है। तो कंपनी के पास अब जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस के पैसे आ जाते हैं कंपनी के पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर की बात की जाती है। अगला है 8वें में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के सारे पैसे जो होते हैं उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है और यहाँ पर करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में डाल दिया जाता है कि भाई साहब इतने इतने फिगर्स हैं किसके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इतने अमाउंट्स होते हैं। अब हम आते हैं 9वें पर, तो लिखा गया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वह केवल ऐसा प्रॉफिट है जिसमें केवल और केवल टैक्स इंक्लूड है। यानी यहाँ पर अब क्या किया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पैसे को माइनस कर दिया गया है। यहाँ पर 7th माइनस 8 की बात की गई है, आप लोग देखेंगे। 7th क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स है और उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस कर दिया गया है। उसके बाद से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। यहाँ पर करंट ईयर का फिगर और ये प्रीवियस ईयर का फिगर आपको देखने को मिल रहा है और आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने 9वें वाले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को समझा था। हम आगे बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो 10वां कॉलम है इसमें ये बात कही गई है कि टैक्स एक्सपेंस, यानी कंपनी के टैक्स पर कितने खर्चे हुए हैं, या फिर वो करंट टैक्स का हो या फिर वह खर्चा डेफर्ड टैक्स का खर्चा होता है, दोनों को जोड़ लिया जाता है। करंट टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, दोनों को मैं समझाऊंगा विस्तार से आप सभी को अगले वीडियोस में। तो यहाँ पर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के पैसे को जोड़ लिया जाता है यहाँ पर, चाहे वो करंट ईयर का हो और भाई प्रीवियस ईयर का होता है तो पहले से होता है ये फिगर हमारे पास। यहाँ पे ग्रामा है कि प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कंपनी के जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं उस पे जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उनका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर किया जाता है 11वें वाले में। यहाँ पर देखा गया है कि 9th को माइनस कर दिया गया 10th वाले से। यानी 9th क्या था भाई साहब, 9th हमने समझाया था कि वो क्या था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कॉलम था, हमने नीचे यहाँ पर समझाया हुआ था। तो आगे यहाँ पर समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, हमारे पास यहाँ पे ये फिगर डाल दिया जाता है दोनों को यहाँ पर देख करके और 9 में से 10 को माइनस करके। आगे हम बात करते हैं 12वें की। 12वें पर प्रॉफिट हो या फिर कंपनी का लॉस हो फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कंपनी ने जितने समय मान लीजिए कार्य बंद किए हैं, जो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके पैसे यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिए जाते हैं करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर का कंपनी के पास पहले से ही होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो 13वां कहता है कि टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कंपनी के जो भी टैक्स के खर्चे हुए हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के, उनको भी यहाँ पर जोड़ दिया जाता है करंट ईयर में। अगला है 14वां, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद से, सारा का सारा टैक्स जमा करने के बाद से कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। जो यहाँ पे दिया गया फिगर 12th माइनस 13 के बारे में बताया गया है और यहाँ पर 12th माइनस 13 को यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये करंट ईयर का फिगर आ जाएगा इस तरीके से करके कैलकुलेट। आगे देखा जाता है कि यहाँ पर हमारे पास फिगर आता है 15वां का। तो 15वें में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, यानी पूरे के पूरे साल का कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया या कंपनी को कितना लॉस हो गया, वह फिगर आ जाता है। किसमें से हमारे पास वो फिगर आ जाता है, हम लोग जब माइनस करते हैं 11वें में से 14वें को, यानी इस फिगर में से जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, यानी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के पैसे में से जो हम लोग क्या करते हैं 14वें को प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, यानी इस फिगर को, यानी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के फिगर को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के फिगर से माइनस करते हैं, तो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट कंपनी ने कितना किया या फिर कंपनी को लॉस हो गया वह फिगर मालूम चल जाता है। अब कंपनी के पास जो मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के पास जो 16वां फिगर है अर्निंग पर शेयर के बारे में बताता है, चाहे वो शेयर बेसिक शेयर्स हो या फिर डाइल्यूटेड शेयर्स हो। अब बेसिक शेयर्स क्या होते हैं, डाइल्यूटेड शेयर्स क्या होते हैं, उनको मैं अलग से आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे तरीके से और जान पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने आज ये समझा कि कोई भी कंपनी किस तरीके से अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट
तुमको फॉलो करते हुए। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि कंपनी किस तरीके से अपना अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चलती है, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। आपके पास प्रश्न हो तो हमें बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।